और बड़ी खबर इस वक्त बोधघाट परियोजना से 2,66,000 हेक्टेयर सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। 13 लाख हेक्टेयर है सिंचाई का क्षेत्र 2028 तक। तो 2 साल पूरे कर चुके शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया जाएगा और इनकी जो संख्या है वो 16,000 शिक्षा कर्मी 1 जुलाई 2020 से संविलित कर लिए जाएंगे। तो बजट में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी ऐलान किया गया है। धान की अंतर्राष्ट्रीय के लिए किसान न्याय योजना बनाई गई है। योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के ऐलान के साथ साथ अंतर की राशि के लिए भी प्रावधान यहां पर किया गया है। और इसके साथ साथ बजट में शिक्षा कर्मियों के लिए बड़ी सुकून देने वाली खबर है कि संविलियन 1 जुलाई 2020 से किया जाएगा। 16,000 शिक्षाकर्मी संविलियन हो जाएंगे। और धान की अंतर्राष्ट्रीय के लिए किसान न्याय योजना बनाई गई है जिसके लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ में बनेगा राम वन गमन पथ। राम वन गमन पथ के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण जगह जहां से राम अपने वनवास काल के दौरान गुजरे थे उसके लिए प्रावधान रखा गया बजट में 10 करोड़ का प्रावधान जिसको डेवलप किया जाएगा। तो बजट में सीएम भूपेश बघेल ने काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उसी के मद्देनजर राम वन गमन पथ जीरम के शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनाया जाएगा। नया रायपुर में बनेगा शहीद स्मारक। तो बड़ी खबर, बजट में सीएम भूपेश बघेल ने किए बड़े ऐलान। जीरम के शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनाया जाएगा। नवा रायपुर में बनेगा ये शहीद स्मारक। तो काफी बड़ी बड़ी बातें इस बजट में शामिल की है। नरवा गरवा घुरवा बारी के लिए भी योजना के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महत्वाकांक्षी ये योजना है जिसमें 4 चीजों को जोड़कर ग्राम स्वराज्य योजना है जिससे गांव में विकास जो है वो सुदृढ़ होगा। नरवा गरवा घुरवा और बारी। तो सकल घरेलू उत्पाद 3,29,00,000 करोड़ इस बार अनुमानित किया गया है। प्रति व्यक्ति आय 98,281 रुपए होने का भी अनुमान है। तो छत्तीसगढ़ के बजट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सुपोषण में भी हमारा राज्य उच्च सूचकांक दर्ज करेगा। अन्नदाता को उनके श्रम का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। योजना का लाभ वर्ष 2019-20 के लिए भी दिया जाएगा। इसके लिए 5,100 करोड़ का प्रावधान है। अच्छा, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की सुविधा देने के लिए 13 करोड़ का प्रावधान है। गौठानों के संचालन हेतु गौठान समितियों को प्रति माह 10,000 का अनुदान तथा पशुओं के चारा के लिए धान की पैरा की व्यवस्था की जाएगी। पैरा के रखरखाव को सरल बनाने हेतु चौकोर बेलर क्रय करने के लिए नवीन मद में 6 करोड़ का प्रावधान है। राज्य के 1,31,000 शिक्षक कर्मियों का संविलियन हो चुका है। शेष बचे 16,000 शिक्षा कर्मियों में से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों का 1 जुलाई 2020 में संविलियन किया जाएगा। राज्य के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की जाएगी। योजना में 75,000 युवा मितान क्लब गठित करने का लक्ष्य है और इस नवीन मद में 50 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में 366 करोड़, बाकी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 370 करोड़, एकीकृत बागवानी मिशन में 205 करोड़, जैविक खेती मिशन के लिए 20 करोड़, वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम में
200 करोड़ एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 110 करोड़ का प्रावधान है। तो 9 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन भी होगा। छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश हो गया। तमाम योजनाओं का जिक्र यहां पर किया गया। नल जल योजना के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बेमेतरा में दूध डेयरी की स्थापना की जाएगी। शिक्षा कर्मियों के संविलियन को लेकर लगातार बात उठ रही थी। संविलियन किया जाएगा 1 जुलाई 2020 से 16,000 शिक्षा कर्मियों का। 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की स्थापना भी की जाएगी। तो इसी पर अब बजट को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया है, इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ में रविंद्र ब्रह्मे जी भी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमारे तमाम जो पैनल के लोग हैं वो पहले से हमारे साथ में बने हुए हैं। तो रविंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आपने पूरे बजट को बैठ के बड़े ध्यान से सुना है। इस पूरे बजट को, चूंकि सरकार का ये दूसरा बजट था और पूरे देश में अगर देखें आर्थिक मंदी थी, इस लिहाज से छत्तीसगढ़ का ये बजट आपके लिए कैसा रहा? प्रतिक्रिया। देखिए, बजट जो है वो छत्तीसगढ़ की जो राज्य के विकास में क्या प्राथमिकताएं हैं उनको दर्शाता है कि पूरे 1 साल तक जो है आगामी वर्षों में सरकार किस प्रकार से राज्य का विकास चाहती है। तो इसमें 2 प्रमुख बातें यदि मैं देखूंगा, जो दो बहुत प्रमुख बातों से प्रमुखता से उल्लेख किया है मुख्यमंत्री जी ने बजट में, वो ये है, एक तो इसकी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इनकी जो है वो गांव से होकर जाती है, किसान से होकर जाती है, और उसके लिए इन्होंने जो सबसे बड़ा प्रावधान किया है किसानी के लिए, और इनका जो इन्होंने जो अपना विकास मॉडल ग्राम का रखा है 4 चिन्हारी के रूप से, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान इस बजट में है। दूसरा जो इनके बजट का जो फोकस है, जिससे अपने बजट अभिभाषण की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की थी, वो था हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और कुपोषण को लेकर इन्होंने बात कही थी, और कहा था कि हम कुपोषण कैसे दूर करें और गरीबी किस प्रकार से हम दूर करें। तो ये जो फोकस दो जगह मैं देखता हूँ इस बजट का बड़ा फोकस है, और ये सरकार की प्राथमिकताओं को बताता है, क्योंकि बजट के जो प्रावधान हैं और बजट में किस प्रकार से राज्य में सरकार काम करेगी इसको बताता है। इसके अलावा दूसरे प्रावधान हैं, पर चूंकि आज बजट का भाषण मुख्यमंत्री ने अपने स्वास्थ्य से किया और उसके बाद किसानों की बात आई, तो ये 2 प्रमुख बातें मैं इस बजट की देखता हूं अभी। बिल्कुल। लक्ष्मी जी, आपसे मैं जान लूं, क्योंकि प्रतिक्रिया तो मुझे आपसे भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में हम लगातार जब चर्चा कर रहे थे तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि किसको क्या मिलेगा, और वो स्थिति पूरी साफ हो चुकी है। चाहे शिक्षा कर्मियों के संविलियन की बात करें, किसानों के अंतर राशि की बात करें, सेहत को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात चल रही थी कि यूनिवर्सल हेल्थ जो स्कीम है वो कब लाएगी सरकार, किस तरीके का प्रारूप होगा। तो मुझे लगता है तमाम कयासों पर विराम लग गया। क्या कहेंगे आप? देखिए ज्योति जी, निश्चित रूप से किसानों के लिए एक अच्छा मददगार साबित होगा बजट, लेकिन पिछले बार भी हम बहुत सी बातें जो है वो किसानों के परिप्रेक्ष्य में, चाहे क्रेता विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से, अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्गार में कहा कि बहुत से किसानों को लाभ हुआ है, और जिस ढंग से मुझे बजट में दिखाई दिया, जैसे एक तो हम धान की बात करें, धान के अलावा यहाँ बहुत से और जो पैदावार है वो है, और उसके आधार पे हम एक धान को ही लेके पूरे क्षेत्र को अगर हम सोचे कि किसान जो है समृद्ध हो गए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि क्रेता विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से जो किसानों को प्रेरित करके जिस ढंग से उत्पादन जो बढ़ाना था, उसके लिए मार्केट तैयार करना था, वो प्रक्रिया मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रही, और उसके लिए कोई बजट उस ढंग से प्लानिंग किया गया है ऐसा मुझे नहीं दिखाई इसमें। और दूसरी बात है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो खनिज उत्पाद हैं, और एक बड़ा सेक्टर है, यहाँ बहुत से उद्योग धंधे आए हैं, तो हमारे जो रोजगार जो युवाओं के लिए हो, तो उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था उस ढंग से हमारे रोजगार जो है मिल सके युवाओं को, उसमें भी कोई फोकस जो नहीं दिख रहा है मुझे। तीसरी बात जो है वो महिला आर्थिक रूप से महिलाओं की समृद्धि के लिए, उनके स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए किस ढंग से महिलाओं को आगे लाएंगे, रोजगार उन्मुखी, उनके लिए किस ढंग से वो कहना चाहिए शिक्षण प्रशिक्षण की जो व्यवस्था करके आत्मनिर्भर बनाएंगे, इसमें भी मुझे बड़ा फोकस जो होना चाहिए था। क्योंकि आज देखिए, हम जब समन्वित विकास की बात करते हैं तो हर व्यक्ति का योगदान है, चाहे वो हमारे
किसान एक बड़ी भूमिका में है निश्चित रूप से प्रदेश में, क्योंकि किसानी जो है बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है यहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ आज हमारे युवा जो शिक्षित हैं उनकी भी बड़ी भूमिका जो है प्रदेश में होनी चाहिए विकास के लिए। तो जब तक कि हम एक सही प्लान नहीं बनाएंगे तब तक उनको रोजगार मिल पाना बहुत मुश्किल है। स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम भी चल रहा था वो भी करीब बंद की स्थिति में है आज। कुल मिला के महिलाओं से जुड़ी जो चीजें थी उसको आप लग रहा है कि उस पर थोड़ी सी निराशा हुई है। राजेंद्र जी, क्या वजह थी कि महिलाओं पर फोकस नहीं किया गया? जैसा कि लक्ष्मी जी ने भी कहा, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात है या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात है या महिला स्व सहायता समूह की गाँव की अगर हम बात करें, तो इसका जवाब आपका क्या होगा? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात हो रही है, आज अगर थानों को डेवलप किया जा रहा है, उसको बाकायदा आज के हिसाब से उसको किया जा रहा है, तो उसके लिए महिला भी इसमें आती है, कोई उसके लिए वो नहीं है। और महिला सुरक्षा हमारे प्रदेश की सबसे पहली प्राथमिकता में है और इसके लिए भी कई करोड़ों का बजट इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो जहाँ तक रोजगार की बात कर रही थी लक्ष्मी जी, मैं बताना चाहूँगा कि फूड पार्क के लिए अपना सीएम साहब ने अभी घोषणा की है, उसमें तरह तरह के फूड, यहाँ तक फल फ्रूट और अपना मछली 50 करोड़ रुपया। हाँ, तो ये सब जो दिया गया है ये रोजगार के लिए है ना, और काहे के लिए है, कोई दूसरी चीजों के लिए तो नहीं है। आप अगर विगत वर्षों में देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आज अगर मैं कहना चाहूँ एक लाइन में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ जो बजट होगा किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये उसको समर्पित अपना बजट है। और इसमें गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का एक जो स्वप्न है, आज आप समझिए 1.25 साल भी नहीं हुआ है हमारी सरकार को, और 1.25 साल में हम कहां से कहां, आज शिक्षा से विलियन कितनी पुरानी मांग थी, आज उसको धीरे धीरे ही करके सब होता है, एक साथ तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि शुरुआत में जब सरकार बनी थी लक्ष्मी जी, तो आप, मुझे याद है कि आप लोगों ने कहा था कि शिक्षा कर्मी के संविलियन की बात जो है वो क्यों नहीं उठ रही है। तो ये तो इसमें घोषणा हुई है, कॉलेजों की भी घोषणा हुई है। कंडेल जो नहर थी वहां पर भी कॉलेज खुलेगा, IT जो कॉलेज है उसको भी उन्नयन किया जाएगा, यानी कि अपग्रेड किया जाएगा। और रोजगार के लिहाज से भी हम बात करें तो काफी, जब कॉलेजेस खुलेंगे या इस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी तो निश्चित रोजगार तो बढ़ेगा। किसानों पर फोकस कर लें, क्योंकि हमारे साथ साहू जी भी बने हुए हैं और अंतर की राशि का जिक्र आपने किया था शुरुआत में जब हम चर्चा कर रहे थे साहू जी, तो मुझे याद था कि आपने कहा कि वो राशि हमको मिलनी चाहिए, उसका प्रावधान बजट में किया गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ सरकार को, और किंतु मैं ये चाहता हूं कि सीमित संसाधन के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने जो किसानों की दशा सुधारने का काम किया है वो अभी पर्याप्त नहीं है। मैं एक बात का ध्यान पुनः आकर्षित कराना चाहता हूं, आज हमारे धान का लागत मूल्य 2900 रुपये से कम नहीं आता। इस दिशा में हम आज भी पिछड़े हुए हैं और केंद्र व राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 2500 पर्याप्त नहीं है, वास्तव में जितनी लागत आना चाहिए उसमें प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप लागत में 1.5 गुना मिलना चाहिए। इस ओर भी सभी को ध्यान देना चाहिए। वनोपज का भी जिक्र हुआ है यहाँ पर साहू जी। वनोपज की अगर हम बात करते हैं तो एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का प्रदेश आप देखिए कि वनों से घिरा हुआ है, और ऐसे में अगर वनोपज को लेकर सरकार बजट में प्रावधान करती है तो आपको नहीं लगता कि किसान के साथ साथ वनोपज ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं? जी हाँ, अवश्य जुड़ा हुआ है, इससे हमारे प्रदेश को लाभ ही होगा। ब्रह्मे जी, शुरुआत आपसे ही मैंने की थी, यहाँ पर मैं आपसे और चर्चा करना चाहूंगी। कर्ज माफी के बाद में हमें यह था कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी, लेकिन जब कर्ज माफी हुई, किसानों के खाते में पैसे आए, उससे ये समझा गया कि बाजार जो था वो बूस्ट हुआ, यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो थोड़ी सी स्ट्रांग हुई थी। आप, मुझसे लगता है कि बेहतर, बहुत अच्छे से समझते हैं बजट को। इस बार जो हेल्थ का सेक्टर का ये था कि हेल्थ को कैसे जोड़ेगी सरकार, यूनिवर्सल स्कीम को लेकर बहुत सारी उहापोह की स्थिति बनी रही, लेकिन अब वो स्पष्ट हो चुकी है और विशेष प्रावधान में तो 20 लाख तक का भी प्रावधान रखा गया है। तो सेहत के लिहाज से मुझे लगता है कि राशन कार्ड से जोड़ दिया गया, ये महत्वपूर्ण कदम सरकार का हो सकता है बजट के लिहाज से। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, वो जो इनकी स्ट्रेटेजी है बजट की और सरकार ने जो रणनीति बनाई है और सरकार का जो प्राथमिकता है वो है कि हम जो राज्य की जो गरीबी हमारी जो है, बहुत ज़्यादा जो गरीबी है 40% है, उसको हम राष्ट्रीय स्तर पे 22% पे हम लाना चाह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री
ने अपने बजट स्पीच में कहा, और उसके लिए ये जो रास्ता जाता है गरीबी कम करने का, ये जाता है सुपोषण के से साथ, जिसमें आप कुपोषण दूर करेंगे, उसके साथ और जो है स्वास्थ्य को ठीक करके स्वास्थ्य में सुधार कर किए है। इसके साथ शिक्षा के लिए भी इन्होंने बहुत सारे प्रावधान रखे हैं। तो ये प्रमुख रूप से इस बात को इन्होंने कहा है कि हम राज्य में गरीबी को दूर करना चाहते हैं, और जो है जो स्वास्थ्य में जो कमी है, जो कुपोषण है, उसे कम करना चाहते हैं, और ये जो है इसके माध्यम से हम स्वास्थ्य की सुविधाएं दे के करना चाहते हैं। तो ये इन्होंने गरीबी को दूर करके और जो है राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास किया है। और इसके साथ जो है दूसरा एक जो इन्होंने किसानों के लिए जो योजना है कि वो किसानों को उनकी उपज का मूल्य जो देने के लिए जो सरकार की प्रतिबद्धता है, मैं कहूँगा कि वो एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छा ये संदेश है कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का मूल्य वाजिब मूल्य देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और जब केंद्र सरकार ने मना किया तो यहाँ से अलग योजना से प्रावधान किया गया है। और इसके साथ एक जो बड़ी जो बात है कि ये तो दिया जा रहा है, पर जो कृषि का एक दीर्घकालिक विकास अच्छे से जब तक नहीं होगा, जब तक सिंचाई की सुविधा राज्य में नहीं होगी, और इसमें जो एक लंबी जो दीर्घकालीन जो सिंचाई की योजना बनाई गई है कि हमको 2028 तक जो है सिंचाई का रकबा में एक बहुत ज़्यादा दुगना हमको इस पे वृद्धि करनी है सिंचाई के रकबे में, ये एक अच्छी बात है। यदि हम ये कर पाए कि सिंचाई की सुविधा यदि बढ़ा पाए, तो ये एक कृषि के लिए एक जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है सिंचाई की जो सुविधा है, और हमको मानसून पर निर्भरता पे कम करती है, और प्राकृतिक जो आपदा होती है सूखे से राहत दिलाता है। तो ये एक बड़ा काम होगा यदि इसे सरकार कर पाए सिंचाई की सुविधा देना, तो मैं कहूँगा कि ये और एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत अच्छा काम होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सारी चीजें रविंद्र जी को रिलेट करती हैं एक दूसरे से। दो चीजों पर लक्ष्मी जी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। एक तो सिंचाई का जिक्र रविंद्र जी ने कहा कि कितनी जरूरी है खेती किसानी के लिहाज से। दूसरी आप देखिए कि राम वन गमन पथ के लिए भी उन्होंने रखा है। तो केवल राम वन गमन पथ अगर पर्यटन के लिहाज से अगर इसको डेवलप किया जा रहा है, तो पर्यटन आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनकम जो है वो जनरेट होगी, और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम भी दूसरी जगह पर होगा। तो ये तो सराहनीय कदम है जिसको फोकस कर रही है सरकार और उस पर काम कर रही है। पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे वन क्षेत्र है, और जिस ढंग से यहाँ पे पर्यटन के जो क्षेत्र हैं उसको बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए निश्चित रूप से जो राम वन गमन का जो मार्ग है वो पूरा एक हमारा बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक दृश्य, मनोरम दृश्य से भरा हुआ दृश्य है। चाहे राजिम ले लें हम, और ऐतिहासिक भी रहा है। तो इसको डेवलप करने से पर्यटन के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, और उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि